समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है पूर्वोत्तर डायरी। नमस्कार, शुभ संध्या। रविवार की शाम एक बार फिर आपसे मुलाकात का समय है। मैं हूं चंद्रिका जोशी। प्रत्येक रविवार की शाम प्रसारित होने वाला ये कार्यक्रम पूर्वोत्तर भारत के राज्यों से बहुत ही रोचक और मंत्रमुग्ध कर देने वाली जानकारियां आप तक लेकर आता है। पूर्वोत्तर के अतुलनीय सौंदर्य, अप्रतिम नैसर्गिक छटा और दूर दराज की गतिविधियों पर हम बात करेंगे और देखेंगे क्या कहां से नवीन विकास गतिविधियां हैं और क्या नई जानकारियां हैं। तो आइए सबसे पहले आपको लिए चलते हैं त्रिपुरा। समूचे त्रिपुरा राज्य में पराक्रम दिवस और गणतंत्र दिवस मनाने के लिए देशभक्ति का उत्साह तो था ही, साथ ही 74वें गणतंत्र दिवस के जश्न में राज्य का हर एक व्यक्ति शामिल भी हुआ। उत्सव की शुरुआत में आवासीय इकाइयों, घरों, सरकारी और अर्ध सरकारी कार्यालयों तथा व्यावसायिक परिसरों और सड़कों पर हर जगह राष्ट्रीय ध्वज फहराते देखे गए। राज्य स्तरीय मुख्य कार्यक्रम का आयोजन अगरतला के असम राइफल्स ग्राउंड में किया गया। राज्य के लोग नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के उत्सव के साथ ही इन 3 दिनों तक आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए शामिल हुए। अगरतला से हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। People started celebrating the Republic Day by paying tribute to Netaji Subhash Chandra Bose on his birth anniversary, 23rd January. The day was observed as Parakram Divas throughout the state. लोगों ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को उनकी जयंती 23 जनवरी पर श्रद्धांजलि देकर गणतंत्र दिवस समारोहों की शुरुआत की। प्रभात फेरी या सुबह के समय जुलूस का आयोजन करके पूरे राज्य में इस दिन को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया गया। আমাদের আরোগ্য সাধনাকে জয়যুক্ত করতে হবে। আসুন আর সময় ক্ষেপ না করে আমরা কর্মসমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়ি এবং নিশীথের বিষম দুর্যোগে বার্তা বিক্ষুব্ধ বারিধি আমরা পাড়ি দিই। স্বাধীন ভারত আবার ধনধান্যে পরিপূর্ণ হবে, জ্ঞান বিজ্ঞানে যশস্বী হবে। स्कूली बच्चों द्वारा प्रस्तुत की गई झांकी में स्वतंत्रता आंदोलन के विभिन्न पड़ावों और अध्यायों की विशेषताओं को दर्शाया गया। ये झांकी जुलूस अगरतला के नेताजी सुभाष विद्या निकेतन के छात्रों द्वारा आयोजित किया गया था। सैकड़ों की संख्या में लोग मुख्य सड़कों पर आए और भाग लेने वाले बच्चों का हाथ हिलाकर स्वागत किया, अभिवादन किया। जय हिंद। प्रातःकालीन झांकियां भी बहुत सुंदर तरीके से निकाली गईं। जनवरी को राज्य में स्वतंत्रता आंदोलन के महान भारतीय नेताओं के सर्वोच्च बलिदानों का स्मरण शुरू हुआ और गणतंत्र दिवस पर इसका समापन किया गया। गणतंत्र दिवस समारोह के एक भाग के रूप में कार्यालय परिसर, शहर के केंद्र और महत्वपूर्ण सड़कों को तिरंगे, राष्ट्रीय ध्वज और रोशनी से खूबसूरती से सजाया गया। उत्सव का मुख्य कार्यक्रम अगरतला के असम राइफल्स ग्राउंड में आयोजित किया गया था। गणतंत्र दिवस परेड में असम राइफल्स, बीएसएफ, सीआरपीएफ, त्रिपुरा स्टेट राइफल्स, महिला पुलिस और होमगार्ड की टुकड़ियों ने भाग लिया। गणतंत्र दिवस समारोह में स्कूल, कॉलेज के विद्यार्थी, एनएसएस और सांस्कृतिक संगठनों के सैकड़ों छात्रों और युवाओं ने भाग लिया। इसमें विभिन्न देशभक्ति और पारंपरिक गीत और नृत्य प्रस्तुत किए गए। उन्होंने भारतीय थीम पर योग का प्रदर्शन किया और कलाबाजियों के कार्यक्रम
4 दिनों के दौरान विभिन्न विभागों जैसे खेल और युवा मामलों और क्लबों ने विभिन्न खेल और फुटबॉल, क्रॉस कंट्री दौड़, इस तरह के बहुत से आयोजन किए। कई सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं ने भी वृद्ध और बेसहारा लोगों और बच्चों को सर्दी की सामग्री, कपड़े, स्वेटर, मिठाई और फल वितरित किए। Subhasis Chanda from Agartala। और आइए अब रुख करते हैं खूबसूरत नागालैंड की ओर। आज हम आपको नागालैंड की आओ जनजाति के बारे में बता रहे हैं। आओ प्रमुख नागा जनजातियों में से एक हैं। वे ईसाई धर्म अपनाने वाली पहली नागा जनजाति थी। नागालैंड के जिलों में से एक मोकोकचुंग को आओ नागा जनजाति का घर माना जाता है। आओ को नागालैंड में दूसरी सबसे बड़ी जातीय जनजाति माना जाता है और एक किंवदंती के अनुसार आओ लॉन्ग स्ट्रोक से बना एक शब्द है और इसका अर्थ है 6 पत्थर। इस आकृति में 3 पुरुष और 3 महिलाओं के रूप हैं। ये कहा जाता है कि उन्होंने ही यहाँ चुंगली इम्टी गांव की स्थापना की, जहाँ वे लंबे समय तक रहे। कहा यह भी जाता है कि ये 6 पत्थर आज भी चुंगली इम्टी गांव में मौजूद हैं। आओ ग्राम प्रशासन, कबीले और सामाजिक सांस्कृतिक रीति रिवाजों के संदर्भ में बहुत अधिक विविधता लिए हुए है। आओ जनजाति के लोग जो त्योहार प्रमुख रूप से मनाते हैं वे हैं मुआत्सु मोंग और सु ग्रेम मोंग। त्योहार के दौरान आदिवासी पारंपरिक परिधान पहनते हैं, पारंपरिक गीत गाते हैं और अच्छी फसल के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं और उनके सामने अनुष्ठान नृत्य प्रस्तुत करते हैं। साथ ही अच्छे व्यंजन भी बनाए जाते हैं। Sings traditional songs and perform their ritualistic dances to God for good harvest. This is Asunyo from AIR News Kohima. और अब नागालैंड से आगे चलते हैं मिजोरम। मिजोरम राज्य बड़े पैमाने पर बाजरे की खेती करने की योजना बना रहा है। देश भर में बाजरे की खेती को प्रोत्साहन देने के लिए केंद्र सरकार ने विशेष रूप से गैर पारंपरिक क्षेत्रों और राज्यों में इसकी खेती के विस्तार पर बहुत जोर दिया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, 2023 को मोटे अनाज के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में चिन्हित किया गया है और इसके लिए मिजोरम सरकार ने बड़े पैमाने पर बाजरे की खेती करने के लिए एक सामंजस्यपूर्ण योजना बनाई है। Mizoram has the potential to grow millet in a big way because the crop is no stranger to the soil of the state. मिजोरम में बड़े पैमाने पर बाजरा उगाने की क्षमता है क्योंकि राज्य की मिट्टी के लिए फसल कोई नई फसल नहीं है। कृषि मंत्री सी लालरिंग सांगा ने हाल ही में आइजोल में अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के संबंध में हुए एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि बाजरा पोषण का बहुत बड़ा स्रोत है और साथ ही साथ इसकी खेती से किसानों की आर्थिक उन्नति में बहुत मदद मिलेगी। राज्य में कृषि के सहायक निदेशक साइमन रोसांग लियाना के अनुसार मिजोरम में बाजरे के उत्पादन के लिए अनुकूल जलवायु और खेत तथा जमीन आदि हैं, इसलिए बाजरे के विकास की यहाँ बड़ी संभावना है। उन्होंने कहा कि चूंकि केंद्र सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP को अधिकतम कर रही है,
और इसके लिए उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा ही। In Mizoram, millets such as sorghum, foxtail millets and small millets are grown as part of the Jhum cultivation. Millets are grown in mixed cropping. People here mostly consume them as snacks and as a lighter menu in food. The harvest is mostly used for self-consumption. Farmers' aversion to grow millets in the state is mainly due to lack of consumption, market and overall lack of awareness. The state government is taking initiatives to create awareness, increase the production and promote consumption of millets throughout the state. Training, workshop, seminar and farmer-scientist interaction programs will be conducted at the state and district level throughout the year. इस बीच राज्य के कृषि विभाग ने अधिक पैदावार लेने के उद्देश्य से अधिक क्षेत्रों में बाजरे के उत्पादन के लिए विस्तार अभियान शुरू किया है। किसानों के बीच जागरूकता, प्रदर्शन और विस्तार अभियान जारी है। अधिकारियों ने विश्वास व्यक्त किया है कि वे किसानों और वैज्ञानिकों के बीच बातचीत और खेतों में प्रदर्शन के माध्यम से अधिक विस्तार और उत्पादन के लिए किसानों में जागरूकता पैदा करेंगे। उन्होंने बताया कि साल भर के अपने अभियानों के माध्यम से बाजरे के पोषक तत्व और उससे होने वाले स्वास्थ्य लाभों को अधिक से अधिक प्रचारित करने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे बाजरे की खपत को बढ़ावा देने में मदद भी मिलेगी और लोग इसकी अधिक से अधिक खेती करके लाभ हासिल कर सकेंगे। Health benefits of millets through their campaigns round the year, which will also help to promote consumption of millets. This is Irene. हम आपको लिए चलते हैं सिक्किम की ओर। दिसंबर 2022 में सिक्किम ने रंगपो के मैदान में अपने पहले रणजी ट्रॉफी की मेजबानी करके खेलों की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। 2018 में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई का पूर्ण सदस्य बनने के बाद पहली बार प्रथम क्रिकेट टूर्नामेंट की मेजबानी करना राज्य और सिक्किम क्रिकेट एसोसिएशन के लिए एक महत्वपूर्ण और गौरव का क्षण था। Around 4 years ago, the mining ground in Rangpo, Sikkim's only cricket venue recognized by the Board of Control for Cricket in India or the BCCI, did not have the basic infrastructure to host first-class cricket. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई द्वारा मान्यता प्राप्त सिक्किम के एकमात्र क्रिकेट स्थल रंगपो में 4 वर्ष पहले तक प्रथम श्रेणी क्रिकेट की मेजबानी के लिए बुनियादी ढांचा तक नहीं था। सिक्किम रणजी ट्रॉफी में अपने घरेलू मैच पड़ोसी राज्यों में खेल रहा था। पिछले महीने दिसंबर 2022 में राज्य ने मणिपुर के साथ प्रतिष्ठित टूर्नामेंट के अपने पहले प्रथम श्रेणी मैच की मेजबानी की। सिक्किम क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष लोग्बिजिंग जी तेंजिंग के बीसीसीआई का पूर्ण सदस्य बनने के बाद से परिवर्तन की एक यात्रा साझा की है। Sikkim Cricket Association became a full member of BCCI in the year 2018, after which we have been working tirelessly to have the infrastructure ready to host BCCI tournaments in Sikkim. Sikkim is the first one to complete its infrastructure, and the pavilion which we have today as changing room and guest house is one of the best in Northeast. This hosting Ranji for the first time in Sikkim has brought about lot of hopes, joy and celebration among all the cricketing fraternity. While hosting the Ranji Trophy and other major cricket tournaments brings hope, encouragement and a sense of achievement to Sikkim's cricket fraternity and aspiring cricketers, it also marks the beginning of a new chapter in the state's sports history. With Saikit Sarkar, this is Tashang Mubutia for AIR News Sikkim. रणजी ट्रॉफी और अन्य प्रमुख क्रिकेट टूर्नामेंट की मेजबानी सिक्किम के लिए क्रिकेट बिरादरी और महत्वाकांक्षी क्रिकेट खिलाड़ियों के लिए आशा, प्रोत्साहन और उपलब्धि की भावना लाती है। इससे राज्य के खेल इतिहास में एक नए अध्याय की शुरुआत भी कहा जा सकता है। आइए चलते हैं अरुणाचल प्रदेश की ओर। पूर्वोत्तर का अतुलनीय सौंदर्य समेटे हुए है ये राज्य। यहाँ एक तीर्थ स्थल है परशुराम कुंड।
अरुणाचल प्रदेश के लोहित जिले में तेजू से 21 किलोमीटर उत्तर में लोहित नदी की पठार पर स्थित है ये परशुराम कुंड। इसके आसपास बहुत कम आबादी है। इस जगह पर हर साल जनवरी के महीने में विशेष रूप से मकर संक्रांति के अवसर पर बहुत बड़ी संख्या में लोग आते हैं और उसके बाद ये जगह बहुत व्यस्त हो जाती है। एक रिपोर्ट। Parsuram Kund is a famous holy place of worship for the Hindus and is much venerated by them. It falls within the Kamlang Reserve and is surrounded by dense forest. परशुराम कुंड एक तीर्थ स्थल है जो अरुणाचल प्रदेश में लोहित जिले के मुख्यालय तेजू से करीब 50 किलोमीटर दूर लोहित नदी के पास स्थित है। ये कामलांग के आरक्षित वनों के भीतर आता है और घने जंगलों से घिरा हुआ है। परशुराम कुंड के पुजारी रवि गिरी ने बताया कि ऋषि परशुराम कुछ ऋषियों की सलाह पर मातृ हत्या के पाप का प्रायश्चित करने के लिए पूरे हिमालय क्षेत्र में घूमते रहे। उनके हाथ से कुल्हाड़ी उस पर्वत को चीरती हुई दूर जा गिरी, जिससे ये ब्रह्म कुंड फूट पड़ा। देखिए, यहाँ नहाने से कैसा गंगा स्नान है वैसा ही यहाँ है। हिमाचल में रेणुका जगह है, रेणुका झील है, कहाँ इनके माताजी का सर गिरा था। जब उन्होंने अपने पिताजी की आज्ञा मान के माताजी का सर काटा, बाद में पिताजी से 3 वचन लेके, पहले वचन में तो अपनी माताजी को जिंदा कराया, दूसरे वचन में अपने भाइयों को जिंदा कराया जो इनके पिताजी ने पत्थर के बना दिए थे, तीसरे वचन में उन्होंने मांगा था भी जो मेरी माताजी है भूल जाना चाहिए, मैं इनका सर काटा। माताजी तो भूल गई थी, माताजी जिंदा भी हो गई, पर इनको मात हत्या का पाप लगा। मात हत्या के पाप से जो उनका परसा था, इसको असामी में कोठार बोलते हैं, वो हाथ में चिपक गया। बाद में माता पिता की आज्ञा लेके परशुराम जी सभी तीर्थ में स्नान करने के लिए गए। अपने सभी जगह स्नान करते करते बनारस पहुँचे। बनारस के आगे आए तो वशिष्ठ जी के गुरुजी ने बोला आप लोहित वन में जाइए, महेंद्रगिरी पर्वत की गोद में ब्रह्म कुंड है। जब परशुराम जी आए, उन्होंने देखा जो ये नदी थी लोहित है उस साइड बहती थी। उन्होंने पहले पहाड़ के ऊपर कोठार का वार किया, परसे का वार किया। पहाड़ के 2 हिस्से हो गए, एक भाग तो नदी में जा गिरा, एक भाग वहाँ रह गया। दूसरा पैसा मार के उन्होंने धारा निकाली थी, उनकी गुफा बनी। बाद में उन्होंने यहाँ ही तपस्या की। जब परशुराम जी ने हनुमान जी से युद्ध किया, उस समय इनके पूर्वजों ने आके इनको आशीर्वाद दिया था, जो भी आपके कुंड में आके नहाएगा, गुफा में आके माथा टेकेगा, के पूर्वजों पाप खंडन हो। यहाँ जो स्नान होता है अपने लिए थे, अपने पूर्वजों का पाप धोने के लिए हम लोग आते हैं। मकर संक्रांति का यहाँ का मेन स्नान है जो परशुराम जी ने किया। ऋषि परशुराम को समर्पित ये लोकप्रिय स्थल यहाँ नेपाल और समूचे भारत से और आसपास के राज्यों मणिपुर और असम से तीर्थयात्री आते हैं। इस वर्ष मकर संक्रांति के अवसर पर लगभग 1 लाख श्रद्धालुओं और साधुओं ने इसके जल में पवित्र डुबकी लगाई। दिस इज राकेश डोले, AIR न्यूज, ईटानगर। और आइए आज चलते हैं असम की ओर। हमारे असम संवाददाता मानस प्रतिम शर्मा ने एक भेंटवार्ता आपके लिए भेजी है। असम के खाद्य और नागरिक आपूर्ति निगम में प्रबंध निदेशक दिगंत दास के साथ ये बातचीत की गई है। इसका विषय है असम में धान की खरीद। इस साक्षात्कार में हम जानेंगे कि धान खरीद की वर्तमान स्थिति राज्य में क्या है। Mr. Das, welcome to this episode of Northeast Dairy. Let's discuss on the present scenario of the paddy procurement in Assam. Would you please tell us what is the current status of the paddy procurement in Assam? Good evening, Sharma. Very good evening to all listeners. Paddy procurement did not take off quite well in the earlier years, but since last 2 years, government has put a lot of stress into it. In the Kharif marketing season, that is starts from October and ends in September. In the last year, we could procure around 5.65 lakh tons of paddy, and this time this season started practically from 1st December, and till now we have procured almost 1 lakh ton. So that is the paddy procurement scenario as of now. Actually, the paddy is procured directly from the farmers. Payments are made accordingly directly to the farmers. We mill the paddy and we deliver the rice to the Food Corporation of India,
who in turn delivers it to the NFSA system, National Food Security Act rice that is required all over the state. That system gets the rice from our side only. That is the food paddy procurement program as such in Assam. Total requirement of NFSA rice is around 16 lakh ton, and the paddy equivalent is around 24 lakh ton, and we have a lot of road to cover to be self-sufficient in that front. Still, we are doing our best, and we hope that we will be able to meet our requirements on our own very soon. पिछले 2 वर्ष के दौरान किसानों से सीधा अनाज और चावल खरीदकर उसके लिए पैसे को सीधे किसानों के खातों में भेजा गया। भविष्य के लिए अन्य भी कई प्रभावी योजनाएं तैयार हैं। What is the present infrastructure scenario for us in Assam? Very correct. Actually, paddy procurement is done all over India in different states, but the model that we are following is a bit different from the other states. In Punjab, Haryana and these major growing areas, they have the mandi system. Their climate is different. Our climate is moist. We cannot leave the paddy in the open field. So that's why we have to construct some godowns. And our farmers reside in far-flung areas. They are quite marginal and small farmers. They cannot bring the paddy to the district headquarters or to the mandi. So that's why we are trying to reach out to the different far-flung localities. That's why we have to keep in place some paddy procurement centers. And for a paddy procurement center, we need a godown. For each and every paddy procurement center, we need a good quality godown so that the paddy can be stored there to protect them from the climatological and weather factors. So godown is the first requirement, and second is the milling infrastructure requirement. The paddy has to be milled to get the rice. So in these two fronts, we were deficient. I must say we were deficient, but since the last 2 years, starting from 2021, government has put a lot of stress on it, and we have declared several schemes to promote this infrastructure development. चावल का भंडारण असम में कुछ अलग तरीके से किया जाता है। अन्य राज्यों में मंडियों में चावल आदि पहुंचाकर किसान वहां से उसकी बिक्री करते हैं, लेकिन असम में मौसम कुछ अलग तरीके का है, तो असम में गोदाम बनाए गए हैं। छोटे और लघु उद्यम और मझोले किसान मंडी तक धान को लाएंगे तो उन्हें काफी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। इसलिए असम की स्थितियां पंजाब तथा अन्य कुछ राज्यों जैसी नहीं हैं। यहाँ की परिस्थितियां कुछ अलग हैं, इसलिए अनाज का भंडारण गोदामों में किया जाता है। The first scheme was construction of around 110 numbers of godowns through entrepreneurs in a subsidy linked scheme. The cost of the godown it ranges from 30 lakh to 1 crore. So the subsidy limit was 50%, subject to a maximum of 40 lakhs. Accordingly, we issued letter of intents. We being the Assam Food and Civil Supplies Corporation was the implementing agency sort of. We issued the letter of intents to that many number of entrepreneurs, and we are happy to announce that around 40 numbers have come up within a year of launching the scheme. The scheme was formally launched in March or April 2022, and now it's not even a year. Even then, 40 numbers of godowns have come up, and another 40 number will come up within March. So the number goes up to 80, and the rest 30 we expect to complete by December. So 110 numbers of good quality godowns for storage of paddy for PPCs will be available to us. The second part is mill. There is one scheme to promote 1 ton and 2 ton mills, 1 ton per hour, 1 ton per hour capacity mill and 2 ton per hour capacity mill. Around 220 numbers was the target, and we are happy to announce that we have already completed around 170 numbers within 1.5 years of the inception of the scheme. And now the rest will also be completed very soon. And last October only, government came up with another scheme, that is promotion of 4 ton per hour mills. These are larger capacities. So 4 ton per hour, around 50 numbers was the target, and we have issued the LOIs accordingly, and one mill has already come up, and the rest we expect to complete by say 3-4 months. Another point is we have to deliver fortified rice kernel blended rice in the NFSA system starting from April this year. So we have to install blenders in the mills. So there is a scheme of the government of Assam
to provide subsidy to the tune of 50%, and on that front too, out of the 480 numbers of LOIs that we received, around 200 numbers have already installed the blenders within 3 months. So in that infrastructure scenario, I think we are doing fairly well. Right. What is the difference in pursuing paddy from open market or from farmers this year in comparison to previous years? Difference mainly lies in terms of volume and our involvement. At present, 6 numbers of agencies are involved in the paddy procurement process in Assam. The FCI was the major procuring agency till last year. They were the number one, covering almost around 50% of the total paddy procured. And we were the second last year. And there are 4 other agencies: Assam State Agriculture Marketing Board, NACOF, NAFED and NCCF. They constituted around the remaining 20%. So this year we are going up. Last year the total procurement was 5.65 lakh ton, and this year only in 1.5 months we have already crossed 1 lakh ton, and we are doing quite a good progress. So I am hopeful that this year's target of 10 lakh ton will be achieved. And there are some other operational methodologies that we have changed. We are vigorously proposing the thing that the small and marginal farmers should come up to sell their paddy in the system rather than the big farmers. Big farmers also will come, but for small and marginal farmers can be brought to the net. In that case, the base will be wider, and there will be a new revolution in a sense. That's one of the main objectives as such. Right. What are the number of farmers that have been involved in your procurement system, and what are the major benefits they are getting when they come to your ambit? Yes. Last year around 44,000 numbers of farmers had sold their paddies. Total paddy, as I told, 5.65 lakh ton. And this year so far, till today, number of farmers involved is 13,000. But by the end of the year, we expect it to be much more than the earlier years. That is the number of farmers. Secondly, the price is fixed by the Government of India. Last year it was 1,940 rupees per quintal, and this year there is an increase of 100 rupees, and so the total price has gone up to 2,040 rupees. So this is a good price. Our small and marginal farmers, we have observed that they go for distress selling. They sell the paddy at around say 1,200 to 1,500 rupees, which is not desirable. They don't get the proper return for their toil that they had to in their paddy fields during the earlier months. So we are trying to reach out every farmer so that they get their dues. So the first thing is that they get around rupees 400, 500 more than the open market in our system. The second thing is that if the paddy seller happens to be an NFSA beneficiary, then if he sells the rice to us and we mill it and deliver to the FCI, and FCI will again give the rice to him only. So he is selling, he is getting the benefit, and he is getting the rice, the same rice. Same quality, same taste rice, he will get back once the rice is distributed to him. So that is another benefit, good thing. So each ton of paddy involves around, for 5.65 lakh ton last year we spent around 1,100 crore rupees. So that much of money has gone into rural economy. It is a big potential. Right. And thank you once again, Mr. Das, for giving us the time and your valuable input. Thank you. Thank you so much. रविवार की शाम 5:30 बजे प्रसारित होने वाला पूर्वोत्तर डायरी का ये कार्यक्रम पूर्वोत्तर भारत के 8 राज्यों से बहुत ही रोचक और मंत्रमुग्ध कर देने वाली जानकारियां आप तक लेकर आता है। पूर्वोत्तर डायरी के लिए नियत समय अब समाप्ति की ओर है। अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी। रविवार का इंतजार रहेगा। अब अनुमति दीजिए। आलेख और संकलन चंद्रिका जोशी, तकनीकी सहायक दानिश जैदी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।